क्या कंपनी अगर बायबैक करती है तो उसको भी डीम्ड डिविडेंड बोलते हैं? क्या कंपनी एसेट बांट रही है तो भी डीम्ड डिविडेंड है? क्या कंपनी लिक्विडेशन कर रही है तो भी डीम्ड डिविडेंड है? या डिबेंचर्स बांट रही है तो भी डीम्ड डिविडेंड है? तो किसको किसको डिविडेंड मानना है? कब से डिविडेंड मानना है? बायबैक सच में डीम्ड डिविडेंड होता है? तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। अगर आप डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन सी इनकम जनरली टैक्सेबल होती है, कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं या नहीं अलाउ होते हैं, या उसके साथ साथ एक है हमारा गिफ्ट का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद एक जो है हमारा है कि क्या बोलते हैं, टैक्स ऑन अदर इनकम और दी स्पेशल इनकम। तो ये जो सारे टॉपिक है वो हमारे कवर होंगे किसके अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। ठीक है, सो लेट्स कम टू अ चैप्टर कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 222 दैट इज डीम्ड डिविडेंड, और उसके बाद एक गिफ्ट का सेक्शन। ये दोनों इस चैप्टर की जान है। इसको आप नहीं पढ़ के गए तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब तो क्या डिविडेंड अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है? जी हाँ। ठीक है, कि आपका किसी भी तरीके का जो डिविडेंड है वो अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल होता। ठीक है, कि आपका किसी भी तरीके का जो डिविडेंड है वो अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल होता है। तो अब हमारे पास है सेक्शन 222 जिसका नाम क्या है बेटा, डीम्ड डिविडेंड, और इसके अंदर क्या है, क्लॉजेज हैं। तो क्लॉज कहां से कहां तक है? तो क्लॉज है आपके ए से लेके एफ तक, कि ए से लेके एफ तक आपके क्लॉजेज हैं, और यही जो है बस क्या है, डीम्ड डिविडेंड है आपके पूरे के पूरे चैप्टर में। ए से एफ तक के क्लॉसेस जो है वो कहलाते हैं डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं 222A दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट इज रिलीजिंग ऑफ कंपनीज एसेट। कि कंपनी अगर अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है, कंपनी अगर अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिलीज कर देती है या फिर कंपनी अपनी एसेट बांट देती है शेयर होल्डर को, तो वो डीम्ड डिविडेंड बन जाता है। ए का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन क्या बोलती है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट टू इट शेयर होल्डर। कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कर रहे हो चाहे वो कैपिटलाइज्ड है कि नहीं है। मैम इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी के पोर्शन का वो प्रॉफिट विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर एज डिविडेंड विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड। ओ इसमें डबल लिखा गया है, ये नहीं आएगा यहाँ पर। ऐसा कंपनी का वो प्रॉफिट का पोर्शन जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया एज प्रॉफिट इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब कि जो हमने कंपनी में रखा हुआ है। तो दो तरीके का होता है सर, एक होता है कैपिटलाइज्ड, एक होता है नॉट कैपिटलाइज्ड। तो कौन सा कैपिटलाइज्ड है और कौन सा जो है वो क्या है, नॉट कैपिटलाइज्ड है? तो जो री इन्वेस्ट हो चुका है वापस से, जो क्या हो गया है, री इन्वेस्ट हो चुका है बिजनेस में, वो क्या है, कैपिटलाइज्ड है। और जो रिजर्व की तरह रखा गया है वो क्या है, नॉन कैपिटलाइज्ड है। ठीक है, जो री इन्वेस्ट हो चुका है वो क्या है, कैपिटलाइज्ड है, और जो रिजर्व की तरह रखा गया है वो क्या है, नॉन कैपिटलाइज्ड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। और आपको दोनों लेना है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका है वो भी और जो नहीं हुआ है वो भी। ठीक है, अब आपको एक बहुत इजी और कॉमन फॉर्मेट में पढ़ाती हूँ जो कि आपको एग्जाम में लिखने में बहुत इजी होगा। एनी पेमेंट मेड बाय द कंपनी, कि कोई भी पेमेंट अगर कंपनी कर रही है टू इट्स शेयर होल्डर ऑफ। ठीक है, कंपनी किसको पे करेगी बेटा, अपने शेयर होल्डर को, इट्स शेयर होल्डर। तो एनी पेमेंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका एनी पेमेंट, एनी पेमेंट। दूसरा पॉइंट हो गया मेड बाय द कंपनी, तीसरा हो गया टू इट्स शेयर होल्डर। ठीक है, सो एनी पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑफ, क्या क्या चीज का पेमेंट हो रहा है, तो 222A में पेमेंट हो रहा है किसका, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। बी में पेमेंट हो रहा है डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बोनस शेयर, कि मैं पेमेंट कर रही हूँ किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, किसका, बोनस शेयर। ठीक है, तो बी में है आपका डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट और बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
और सी जो है वो बात करता है किसकी, एसेट ऑन लिक्विडेशन, और डी बात करता है किसकी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 क्लॉजेस कवर कर लिए। ए जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बी जो है वो है डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस देना, वो बी का पॉइंट है। फिर सी बात करता है एसेट ऑन लिक्विडेशन, और डी बात करता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आप ये सब चीज करके शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते हो, टू द एक्सटेंट कंपनी पॉजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट whether capitalized or not shall be treated as what, deemed dividend। ठीक है, आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एग्जाम में आया 222A बस, तो एनी पेमेंट, सेम आपको यही लिखना है, any payment made by the company to its shareholder of accumulated profit to the extent to which company possesses accumulated profit whether capitalized or not shall be treated as what, deemed dividend। मतलब जो भी पॉइंट आपको उठाना होगा, ऊपर का ये वाला पॉइंट और नीचे का ये वाला पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। So any payment made by the company to its shareholder of accumulated profit, debenture, debenture stock, deposit certificate, ये सब asset on liquidation और reduction of share capital to the extent company possesses accumulated profit whether capitalized or not shall be treated as what, deemed dividend। ठीक है, उसके बाद टू बात करता है लोन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, कि लोन अगर कौन दे रहा है, क्लोजली हेल्ड कंपनी दे रहा है किसको, टू शेयर होल्डर, इसका वोटिंग पावर 10% और मोर है, कंसर्न वेयर शेयर होल्डर हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये किसकी बात चल रही है बेटा, 222E की बात चल रही है। ए बी सी डी तो आपने ऊपर पढ़ लिया, ए बी सी और डी, तो ई नीचे आ गया। ई बात करता है लोन, लोन अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर जिसका वोटिंग पावर 10% से ज्यादा है, या ऐसी कंसर्न जहां पर शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, या किसी ऐसे पर्सन को शेयर होल्डर के बिहाफ में अगर लोन देते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड बात करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। बायबैक जो है वो क्या है, 1 अक्टूबर 2025 से लेके 1 अक्टूबर 2025 से लेके जो है वो क्या है, आपका डीम डिविडेंड है, उससे पहले तक नहीं था। ठीक है, तो डिविडेंड की तरह टैक्सेबल कर देंगे, और प्लस उधर अगर आपको याद होगा कैपिटल गेन के अंदर बायबैक के केस में अपन एफपीओसी क्या लेते हैं, निल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन फॉर्मेट। अब इसको डिटेल रीड कर लेते हैं। तो 222 बात करता है कि अगर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का क्या बोलते हैं बांट देते हो यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, वो डीम डिविडेंड है। व्हेन एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वैल्यूएशन अपन किस दिन का लेंगे, जहां पे एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वहां पर अपन वैल्यूएशन लेंगे एफएमवी ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इशू ऑफ बोनस शेयर को अपन डीम डिविडेंड नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी का शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता, बस वो रिजर्व एंड सरप्लस है शेयर कैपिटल में चल जाता है, तो बोनस शेयर का इशू डीम डिविडेंड नहीं है। 222B दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर। तो अगर आप डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट बांटते हो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर देते हो तो यहाँ पर आ जाएगा। सी बात करता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, लिक्विडेशन पे आप बांटते हो तो आ जाएगा। डी बात करता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में बांटोगे तो आ जाएगा। और ये है आपका पॉइंट नंबर ई, कि लोन्स एंड एडवांसेस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर जिसका 10% से ज्यादा का वोटिंग पावर है, या फिर ऐसा शेयर होल्डर जिसका ऐसी फर्म को दे रहे जहां पर शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, किसी पर्सन को देना है शेयर होल्डर के बिहाफ में, तो वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि टू द एक्सटेंट ऑफ कंपनी पॉजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखना है, वेदर कैपिटलाइज्ड और लॉ जो है वो नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग पेमेंट्स आर नॉट डीम्ड एज डिविडेंड। ठीक है, ये जो है वो यहाँ पर एंड हो जाता है पॉइंट नंबर ई। जो फॉलोइंग केसेस हैं वो डिविडेंड नहीं है ऊपर के सारे केसेस में। तो पहला क्या बोलता है, लोन गिवन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब कंपनी को आप कुछ सप्लाई करते हैं तो वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका डिविडेंड पेड जो है वो सेटअप हो चुका अगेंस्ट डीम डिविडेंड के अगेंस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पहले ही डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल हो चुका है। हाँ, और वेयर द लोन हैज बीन गिवन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड, वही बोल रहा है, एक्सप्लेन किया हुआ है। बायबैक 1 अक्टूबर 2014 से पहले, बिफोर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स टू द शेयर होल्डर ऑन डीमर्जर बाय रिजल्टिंग कंपनी एंड एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड अंडर 222C और 222D इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर
और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं किसकी, कंसर्न की। तो कंसर्न का मतलब होता है फर्म, एचयूएफ, एओपीबीवाई। और ये जो है वो नोट है वो 222 ई के लिए। एक चीज समझना कि ये जो नोट है वो 222 ई के लिए नोट है। ठीक है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% ऑफ वोर। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया गया है, दिया गया है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से। और 222 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रेड एडवांसेस, बिजनेस के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। और बायबैक 1 अक्टूबर 2024 के बाद से क्या है, डीम डिविडेंड है। सो आई होप दिस इज कंप्लीटेड। कम टू अ चैप्टर कॉल्ड एज व्हाट योर गिफ्ट। कि गिफ्ट, अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो सर मेरे को अगर एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिल रहा है ना, मालिक से, ठीक है, अगर मेरे को एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिल रहा है, अगर अपने एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिल रहा है, तो उस केस में मैं सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर मेरे को बिजनेस से गिफ्ट आ रहा है तो मेरा टैक्सेबल होगा कहाँ पर, मेरा टैक्सेबल होगा पीजीबी में। लेकिन अगर मेरे को रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, रिलेटिव कभी कभी दे देते हैं बर्थडे में, एनिवर्सरी में, शादियों में, तो रिलेटिव से अगर गिफ्ट आ रहा है तो वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये जो सेक्शन है हमारी गिफ्ट की, उसका नाम क्या है, सेक्शन 56 टू 10, जो कि आई है 1 अक्टूबर 2017 से। ठीक है, और ये क्या बात करती है कि अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो अदर सोर्सेज पर टैक्सेबल होगा। ठीक है, और आपको जो गिफ्ट मिल रहा है वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं होनी चाहिए, और स्टॉक नहीं सॉरी कैपिटल एसेट होनी चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होनी चाहिए। अगर आपको गिफ्ट जो मिल रहा है वो स्टॉक इन ट्रेड है तो उस केस में कोई 56 टू 10 नहीं लगेगा। ठीक है, अब जो आपको गिफ्ट मिल रहा है ना सर, उसके 3 तरीके हो सकते हैं, या तो वो कैश गिफ्ट हो सकता है, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब हमने टैक्सेबिलिटी का सिर्फ 3 ही क्राइटेरिया बनाया है कि कैश मिलेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ही उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम टैक्सेशन लगाएंगे। अगर इसके अलावा कुछ मिल जाता है तो क्या हम टैक्स लेंगे? नहीं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, सरकार थोड़ी किसी और चीज में टैक्स ले लेगी, तो वो उस चीज में टैक्स नहीं लेगी। तो कैश, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही बस टैक्स लगने वाला है, बाकी चीजों में कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, गिफ्ट के केस में। तो अगर सर मेरे को ना बर्थडे में कैश मिल जाता है तो मैं क्या करूंगी, सबका मिला के देखूंगी मेरा गिफ्ट 50,000 से ज्यादा है क्या, नहीं, 50,000 तक एग्जाम्प्ट है, और 50,000 से ऊपर जो है वो पूरा टैक्सेबल। मतलब मेरे को मिल गया 51,000, तो 51,000 सर पूरा का पूरा इंटायरली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सर किसकी, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव कर सकती है, बट यहाँ पर क्या किया, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे दी है कि जो डेफिनेशन है वो ही मूवेबल है। और सर जो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आता, जो कैश में नहीं है, जो इमूवेबल नहीं है, क्या उसमें टैक्स नहीं लगेगा? जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ कैश में, मूवेबल में और इमूवेबल में टैक्स है। इसके अलावा आपको किसी भी चीज में कोई टैक्स नहीं है। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी बता देते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है शेयर एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बिलियंस, वर्चुअल डिजिटल एसेट। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर फॉर एग्जाम्पल आपको गिफ्ट में मिली, टैक्स है, लेकिन अगर आपको कार मिल गई, ठीक है, क्या कार मूवेबल प्रॉपर्टी है? नहीं, टैक्स लगेगा। नहीं, आपको आईफोन मिल गया गिफ्ट में, क्या टैक्स लगेगा? नहीं, क्योंकि कुछ वो मूवेबल है ही नहीं। फिर बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी तो लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो मूवेबल में भी पहले आप एक इधर देख लो फिर उधर देखेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी में बोलता है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिल रहा है। ठीक है, कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिल रहा है। अगर विदाउट कंसिडरेशन मतलब अगर आपको फ्री में मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, किसमें मिल रही है, फ्री में मिल रही है, तो उस केस में आप क्या देखोगे, फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आपको फ्री में मिल रही है तो उस केस में आप देखोगे फेयर मार्केट वैल्यू, कि आपकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपको मिल रहा है फॉर डिस्काउंटेड रेट मतलब इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, आपको सस्ते में मिल रहा है, वो जितना आपके हाथ में फायदा हो रहा है वो 50,000 से ज्यादा है कि 50 से कम है। अगर जो आपको फायदा मिल रहा है वो 50 तक है तो एग्जाम्प्ट है, 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप क्या देखोगे, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू से उसकी प्राइस को कंपेयर करोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग और बोथ। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है सर लैंड, बिल्डिंग और बोथ। तो ये भी अपन देखेंगे, क्या देखेंगे
कि विदाउट कंसिडरेशन है कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये भी अपन देखेंगे। फ्री में मिल रहा है कि इनएडिक्वेटली मिल रहा है, मतलब डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, ठीक है। तो अगर सर मेरे को ये क्या मिल रहा है, विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में मिल रहा है, विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है, तो उस केस में मैं देखती हूँ क्या सर, मैं देखती हूँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, कि मेरे को जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना मेरा, वो 50,000 से ज्यादा है तो एंटायर एसडीवी टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से कम है, तो मैडम मैं सब प्रॉपर्टी का मिला के देखूंगी कि पर प्रॉपर्टी देखूंगी। सर पर प्रॉपर्टी देखेंगे कि सिंगल प्रॉपर्टी का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा है तो एंटायर एसडीवी इज टैक्सेबल। तो मैम जब मेरे को सस्ते में मिल रही है तो मैं क्या देखूंगी कि कितना सस्ता, कितना फायदा मिल रहा है। तो सर आपके हाथ में जो फायदा है ना एसडीवी माइनस कंसिडरेशन, कि पर प्रॉपर्टी जो आपके हाथ में फायदा है एसडीवी माइनस कंसिडरेशन, क्या वो 50,000 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा का फायदा मिल रहा है। एंड एक कंडीशन और है इसके साथ, एक कंडीशन क्या है कि अगर एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, ये क्या हो गया 50C, ठीक है। 50C बोलता था कि एसडीवी अगर 110% से ज्यादा है तो फिर अपन सेल कंसिडरेशन के तो एसडीवी को ही क्या ले लेंगे, एफयूओसी ले लेंगे। तो अगर आपका 50C भी सेटिस्फाई हो जाता है, दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होती है तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टैक्सेबल होगा। अगर दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई नहीं होती तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात करता है कि अगर आपको गिफ्ट में मिल रही है मोबाइल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री, और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब आपको सस्ते में मिल रही, डिस्काउंटेड रेट में मिल रही, यहाँ पर कुछ लिखा है रिलेटिव नॉन रिलेटिव से मिल रही, कुछ नहीं लिखा है। आपको किसी से भी अगर सस्ते में मिल रही है तो यहाँ पर केस आ जाएगा, ठीक है। अगर पर प्रॉपर्टी आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, पर प्रॉपर्टी बोला है मैंने, पर प्रॉपर्टी चेक करना है, मिला के चेक नहीं करना है, पर प्रॉपर्टी 50,000 से ज्यादा है एसडीवी तो टैक्सेबल है। और पर प्रॉपर्टी अगर आपका डिफरेंस जो है वो 50,000 से ज्यादा है मतलब एसडीवी माइनस कंसिडरेशन, और आपको एप्लीकेबल हुआ है 50C मतलब एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैम अगर मेरे को कैश भी मिल गया, मूवेबल भी मिल गया, इमूवेबल भी मिल गया, तो कैसे टैक्सेबिलिटी आएगी। तो बेटा आपका पूरा कैश का लिमिट मिला के 50,000 है, मूवेबल का लिमिट मिला के आपको पूरे मूवेबल का इंडिविजुअल पूरा मूवेबल का लिमिट मिला के मिला है कितना 50,000, लेकिन इमूवेबल में आपको मिला है क्या पर प्रॉपर्टी 50,000। तो एक लिमिट है कैश का पूरा 50,000, सेकेंड लिमिट है मेरा मूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा मिला के 50,000, और जो थर्ड वाला केस है उसमें सिर्फ और सिर्फ पर प्रॉपर्टी 50,000, आपको हर प्रॉपर्टी में 50,000 का मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर एक्सेप्शन टू सेक्शन 56, ठीक है। 56(2)(10) मतलब अगर मेरे को गिफ्ट मिल रहा है तो मेरे को इन फॉलोइंग केसेस में जो है क्या सर टैक्स नहीं लगेगा। अगर मेरे को गिफ्ट मिल भी रहा है तो इन फॉलोइंग केसेस में मेरे को टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बना लिया है, मिस्टर धूती LITPK सेक्शन 47 हो गए, ठीक है। मिस्टर धूती LITPK सेक्शन 47 हो गए, ये हमारा क्या है सर शॉर्ट फॉर्म, मिस्टर धूती LITPK सेक्शन 47 हो गए। तो M का मतलब क्या है, मैरिज, मतलब मैरिज में आपको कोई भी गिफ्ट मिले, किसी से भी मिले, कितना भी मिले, अगर आपकी मैरिज हो रही है तो आप अपना गिफ्ट का प्रोविजन प्लान कर सकते हो। मैरिज में आप किससे भी कितना ही पैसा ले सकते हो, करोड़ों की लिमिट है, कोई एग्जाम्पशन नहीं है। R मतलब रिलेटिव, रिलेटिव से आप कभी भी कितना ही पैसा, सिर्फ मैरिज नहीं, रिलेटिव से आप कभी भी कितना ही पैसा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। D मतलब क्या है, डेथ, डेथ के ओकेजन में आपको कुछ मिला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। H मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आपको कुछ मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है। यू मतलब यूनिवर्सिटी से मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है। टी मतलब ट्रस्ट से मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है। आई मतलब इनहेरिटेंस में मिला है अगर आपको तो एग्जाम्प्ट है। फिर एल मतलब लोकल अथॉरिटी से अगर मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है। आई मतलब इंडिविजुअल से मिल रहा है किसी ट्रस्ट से जो उसके मतलब फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड सोली फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट इंडिविजुअल, तो किसी क्या बोलते हैं फ्रॉम ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज फ्रॉम एनी हॉस्पिटल फ्रॉम, हाँ किसी ट्रस्ट से अगर किसी इंडिविजुअल को मिल रहा है जो कि सोली उसी के बेनिफिट के लिए बनाई गई है तो उस केस में एग्जाम्प्ट है। और टी मतलब नॉर्मली जो 1023C के जो ट्रस्ट होते हैं जिनको एग्जाम्पशन मिल जाती है वो वाले ट्रस्ट। और सेक्शन 47 मतलब सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर।
अगर इस केस में आपको एग्जाम्पशन मिल जाती, इस केस में अगर आप कवर होते हैं तो आपको 56,210 नहीं लगेगा, कोई 50,000 की लिमिट नहीं लगने वाली है। ये सारे केसेस में कोई भी लिमिट है ही नहीं, आप कितना ही पैसा ले लो पूरा पैसा एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो आप रिलेटिव से जितना ही पैसा लो पूरा पैसा एग्जाम्प्ट है। तो मैम रिलेटिव होता कौन है, चलो बताते हैं रिलेटिव कौन होता है। रिलेटिव होते हैं बेटा ये लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इंडिविजुअल असेसी। जो असेसी है उसके ब्रदर और उनके स्पाउस मतलब भाई और भाभी, सिस्टर एंड सिस्टर स्पाउस मतलब दीदी और जीजा, ये रिलेटिव हो गए इंडिविजुअल के। फिर बात करेंगे मदर फादर, वो रिलेटिव हो गए। मदर फादर के ब्रदर सिस्टर एंड देयर स्पाउस। तो अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, मदर साइड की, तो ब्रदर एंड स्पाउस मतलब मामा और मामी, और अगर सिस्टर एंड स्पाउस मतलब मासी और मासा जी, ठीक है। फादर साइड से अगर मैं बात करूं ब्रदर और स्पाउस मतलब बड़े पापा बड़ी मम्मी चाचा और चाची। सिस्टर साइड से बात करूं तो बुआ और फूफा जी, ठीक है। फिर लीनियर असेंडेंट एंड स्पाउस मतलब दादाजी एंड दादी जी, ठीक है। फिर इंडिविजुअल की बात करते हैं किसकी, स्पाउस मतलब वाइफ या जो भी आपका ऑपोजिट पार्टनर है, तो उनके ब्रदर एंड स्पाउस एंड सिस्टर एंड देयर स्पाउस, तो साला साली एंड देयर स्पाउसेस, ठीक है। उसके बाद उनके भी मदर फादर, स्पाउस के मदर फादर के भाई बहन नहीं लेने, सिर्फ उनके मदर फादर लेने, और उसके बाद उसके लीनियर असेंडेंट और स्पाउस को कवर करना है, ठीक है। तो ये कवर हो गया, तो क्या हो गया, लीनियर डिसेंडेंट एंड स्पाउस। तो फॉर एचयूएफ फॉर क्या बोलते हैं, लीनियर डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस या लीनियर डिसेंडेंट एंड द स्पाउस मतलब बेटी और दामाद, बेटा और बहू, ये दोनों भी जो आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाएंगे, ठीक है। एंड मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, ठीक है। तो ये जो है वो क्या आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने पढ़ा है क्या, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, कि गिफ्ट का जो टैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि गिफ्ट जो है सर वो कैसे टैक्स लगता है और उसमें क्या क्या एग्जाम्पशन होती है, बस गिफ्ट का टैक्सेशन जो है वो इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो केस है और जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना वो इसी कॉन्सेप्ट में बने हुए हैं, और आपको जो टेस्ट किया जाएगा एग्जाम में वो इसी केस में किया जाएगा, तो सुन लो क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। भाई तुमने ना क्या खरीदी, लैंड बिल्डिंग। तो लैंड बिल्डिंग खरीदते हैं तो क्या होता है, एक चीज समझना, तुमने खरीदी क्या, लैंड और बिल्डिंग। तो अब मैं पहले बात करूंगी सेलर की तरफ से, फिर बात करूंगी किसकी तरफ से, बायर की तरफ से। तो सेलर मतलब जो बेचने वाला है, तो सेलर के केस में एक तो क्या लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा, और कैपिटल गेन में लगता है 50C, जो बात करता है क्या, एसडीवी टू बी एफयूओसी। अगर एसडीवी 110% से ज्यादा है तो उस पर आपको एफयूओसी मान के टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सेलर स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब उसका कैपिटल गेन नहीं, उसको पीजीबीवी में टैक्सेबिलिटी आ रहा है, तो उसका लगेगा क्या, 43CA। मैम 43CA क्या होता है, 43CA सेम सेक्शन है 50C की, सेम 53 की सेक्शन है, बस 43CA को किसके लिए बनाया गया, स्टॉक इन ट्रेड के लिए बनाया गया। 50C को किसके लिए बनाया गया, कैपिटल एसेट के लिए बनाया गया। तो ये जो कैपिटल एसेट की और ये इसकी है, और बोर्ड 50C एंड 43CA आर सेम, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, बायर की। तो बायर के केस में एक तो आईएफओएस में टैक्स लगेगा। मैम आईएफओएस में टैक्स है, हाँ अभी आपने पढ़ा ना कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और सस्ते में खरीद लेते हो तो उस केस में आईएफओएस में टैक्स लगता है विद दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या बोलता है कि जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, और एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, कि एसडीवी जो है वो 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, टीडीएस अंडर सेक्शन 194IA, कि टीडीएस जो है वो 101 मतलब 194IA में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। और टीडीएस कितना डिडक्ट करना होता है बेटा, आपको 1% ऑफ द सेल कंसीडरेशन, कि सेल कंसीडरेशन का 1%, बट यहाँ पे लिमिट कितनी दी हुई है, सॉरी यहाँ पे 1% ऑफ सेल कंसीडरेशन और एसडीवी, सॉरी यहाँ पे चेंज कर लेना, विच एवर इज हायर। तो 194IA क्या बोलता है, 194IA कि आपको टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% ऑफ, पहला आपका सेल कंसिडरेशन और सेकंड है आपका एसडीवी विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर है उस पर काटना है आपको। नो टीडीएस इफ सेल कंसिडरेशन इज अप टू 50 लाख,
नहीं सॉरी, लेस देन 50 लाख, 50 लाख से कम है तो उस पे नहीं लगेगा, 50 लाख तक में आपको टीडीएस लग जाएगा, ठीक है। 50 लाख से ज़्यादा में टीडीएस है, लेस देन 50 लाख पे कोई टीडीएस नहीं है, तो यहाँ तक वो कोई भी टीडीएस जो है वो नहीं लगेगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। नाउ Now we have expense allowed as deduction and expense not allowed as IFRS. This is one of the important topic. जब हम लोग नॉर्मली IFRS के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो खर्चे दिए गए ना सर, वो सारे खर्चे अलाउ होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली, और कुछ खर्चों को मना किया गया, वो खर्चे जो वो डिसअलाउ हो जाते हैं, ठीक है। अब से पहले बात करते हैं सेक्शन 70, दैट इज एक्सपेंस अलाउड एज डिडक्शन, कि सर कौन से एक्सपेंस जो है वो IFRS में अलाउ होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकम ऑन सिक्योरिटी, कि अगर मेरे को शेयर्स ऑन सिक्योरिटी से इनकम हो रही है तो कौन सी इनकम होगी, ऑब्वियसली डिविडेंड इनकम होगी या फिर इंटरेस्ट इनकम होगी, ठीक है। तो एक तो कमीशन और रेम्यूनरेशन पेड टू बैंकर फॉर रियलाइजिंग सच इंटरेस्ट, ये किसकी बात चल रही है सर, बैंक की, बहुत ध्यान रखना। अगर बैंक्स को कुछ पे हो रहा है, अगर बैंक्स को, स्टॉक एक्सचेंज को नहीं, कंपनी को नहीं, किसी को नहीं, किसको, अगर बैंक्स को कुछ हो रहा है पे रियलाइज करने के लिए, तो वो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ कंपनी एंड म्यूचुअल फंड, कि मैंने पैसा कंपनी में लगाया, म्यूचुअल फंड में लगाओ, मेरे को क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो उस केस में मेरे को क्या अलाउ होगा, इंटरेस्ट अलाउ होगा। किस चीज का इंटरेस्ट, कहाँ का इंटरेस्ट, तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सर मैंने लिया था लोन, और लोन मैंने पे किया, उसका क्या, इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट जो है वो डिविडेंड इनकम में से माइनस हो जाएगा। क्या जितना इंटरेस्ट है पूरा माइनस हो जाएगा, नहीं, मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ सच डिविडेंड इनकम, कि डिविडेंड के 20% तक ही मैक्सिमम इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात करते हैं किसकी, इनकम ऑन सिक्योरिटी। तो सबसे पहला जो है वो क्या माइनस होता है, तो कमीशन और रेम्यूनरेशन जो बैंकर को पे हो रहा है वो माइनस होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना माइनस होगा, मैक्सिमम 20% ऑफ सच डिविडेंड इनकम। फिर बात करते हैं क्या, रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड, ठीक है। अगर जो क्या बोलते हैं वेलफेयर फंड तक आप पेमेंट कर देते हो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, तो उस केस में वो आपको खर्चा अलाउ हो जाता है अप टू ड्यू डेट ऑफ सच फंड। ड्यू डेट ऑफ सच फंड तक पेमेंट करोगे तो खर्चा अलाउ होगा, अदरवाइज वो आपकी इनकम बन जाएगी। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग अलॉन्ग विद इनसेपरेबल एमिनिटीज, कि लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कहाँ टैक्सेबल होता है, हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन मैंने घर के साथ मशीन दे दी, बाकी सारी सब चीजें दे दी है, ठीक है, मशीन वशीन दे दी, सब चीजें जो इनसेपरेबल है, ठीक है, तो वो सब कहाँ टैक्सेबल होगा, उसका रेंट टैक्सेबल होगा, कहाँ पर टैक्सेबल होगा, हाउस अदर सोर्सेज में, और पूरे खर्चे अलाउ हो जाएंगे। फैमिली पेंशन की एग्जाम्पशन मिलती है 1/3 ऑफ इनकम और 15,000 और 25,000 इन केस ऑफ 115 BAC विच एवर इज लोअर, ये मिल जाएगा फैमिली पेंशन के केस में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन, आपको 50% कंपल्सरी डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। और एनहांस्ड कॉम्पनसेशन कहाँ टैक्सेबल होता है, कैपिटल गेन, उसका इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होता है, अदर सोर्सेज में। एनी अदर इनकम, तो ऑल एक्सपेंस एक्सेप्ट द कैपिटल एक्सपेंस, मतलब अदर इनकम के अगेंस्ट में सारे रिवेन्यू खर्चे अलाउ हो जाएंगे, बट कोई भी कैपिटल नेचर का जो खर्चा है वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज सेक्शन 57। तो ये बोलते हैं कि ये खर्चे होंगे, और भी जो खर्चे हो रहे इन जनरल रिवेन्यू नेचर के वो अलाउ हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक्सपेंस नॉट अलाउड एज रिडक्शन, कौन कौन से खर्चे अलाउ नहीं होते हैं। पहले बात करते हैं पर्सनल एक्सपेंस, तो पर्सनल एक्सपेंस थोड़ी ना अलाउ होगा, वो ऐसे भी नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, आपने इंडिया के बाहर सैलरी पे कर दी, टीडीएस नहीं काटा तो गया, फिर उसमें कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा, और कभी भी अलाउ नहीं होगा। 10,000 से ऊपर का अगर आप कैश पेमेंट करते हैं और तो फिर आपको अलाउ नहीं होगा। और अगर आप रेसिडेंट को पेमेंट करते हो और आपने टीडीएस नहीं काटा, 30% अलाउ नहीं होगा, और नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया तो 100% अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और कैजुअल इनकम मतलब विनिंग विनिंग वगैरह जो आपको हो जाती है, विनिंग लॉटरी बेटिंग गैमलिंग से इनकम, तो वो उसके अगेंस्ट में कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा, याद रखना, उसका लॉस भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, और वेल्थ टैक्स का पेमेंट भी अलाउ नहीं होगा। तो ये सारे खर्चे जो है वो अलाउ नहीं होंगे। वापस से अगर मैं बात करूँ, पर्सनल एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया अलाउ नहीं होता, और 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट अलाउ नहीं होगा। टीडीएस अगर नहीं डिडक्ट किया है और पेमेंट किया है रेसिडेंट को तो 30% डिसअलाउ होता है, और नॉन रेसिडेंट के केस में 100% डिसअलाउ हो जाता है। कैजुअल इनकम में कोई खर्चे अलाउ नहीं होते, ना उसका लॉस भी सेट ऑफ नहीं होता, और वेल्थ टैक्स का पेमेंट करोगे तो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अदर इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड।
तो यहाँ पर कैजुअल इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाती है यहाँ पर, जिसमें टीडीएस 30% और कोई खर्चा अलाउ नहीं होता। कॉम्पनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। अगर आपको एम्प्लॉयर के अलावा किससे मिल रहा है तो वो यहाँ टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा सैलरी में, ठीक है। और अगर आपको लाइफ एलआईपी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो रही जो कि 1010D में एग्जाम नहीं है तो वो यहाँ टैक्सेबल होगा। और अगर इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक जमा नहीं किया है तो वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, वो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू डेट तक जमा नहीं किया तो वो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 3500 रुपए इन केस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट और 7000 इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट। 3500 रुपए इन केस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट और 7000 इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट। अब बैलेंस इज टैक्सेबल। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो सम अश्योर्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा मिल रहा है तो एम्प्लॉयर को मिल रहा है तो पीजीबीबी में टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय को मिल रहा है तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, और अगर थर्ड पर्सन को मिल रहा है तो वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अदर इनकम हो गया, सैलरी ऑफ एमपी एमएलए, वो हो गया कि अगर एमपी एमएलए की सैलरी तो वो टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में। और डेली अलाउंसेस जो है उसमें एग्जाम्पशन मिल जाती है, लेकिन ये एग्जाम्पशन 115 बीएससी में चली जाती है। तो डेली अलाउंस जो एमपी एमएलए को मिल रहा है वो एग्जाम्प्ट होते हैं आईएफओएस में, बट वो ऑप्शनल में एग्जाम्प्ट होते हैं, 105 बीएससी में टैक्सेबल हो जाते हैं, ठीक है। यस। और अब बात करते हैं किसकी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो टैक्सेशन है उसको अपन अलग से पढ़ेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा कि टैक्सेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें अपन यूलिप का टैक्सेशन और इसका टैक्सेशन साथ में दिखाएंगे, ठीक है। बाकी सब तो हो गया। आई होप दैट इज क्लियर एंड यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एक्सेट्रा एंड join the next link of the video, मतलब next video watch करो, ठीक है। Bye bye. I hope you guys are liking it and there's any suggestion then please try liking writing down.